हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 27 है और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे टॉपिक हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यूएसएसडी के बारे में कवर कर लिया था कि यूएसएसडी सर्विस क्या होती है और आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में। अब बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों क्या है, एक प्रकार के प्लास्टिक के कार्ड ही होते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की। अब क्रेडिट कार्ड होता क्या है? ये हमारा एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहली जरूरी बात ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैंक सबसे पहले आपके सिविल स्कोर को देखती है, चेक करती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो उसी के बेसिस पे आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर दी जाती है। जो अमाउंट आपको प्रोवाइड करती है बैंक, उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर शॉपिंग करने के लिए। तो इस टाइप की सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, या ऑनलाइन पेमेंट करना है तो भी आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो भी हमको ट्रांजैक्शन लिमिट मिली होती है उतना पैसा हम पहले खर्च कर सकते हैं और बैंक को हम बाद में भी पैसा पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही में क्या होता है कि अगर मान लिया आपने खर्च कर लिया क्रेडिट कार्ड तो उसमें EMI के बेस में भी पैसा पेमेंट किया जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि क्रेडिट कार्ड क्या है, एक पतली रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कार्ड है जो आपके क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प करता है। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जॉन्स बिगिंस ने किया था। कब किया था? 1946 में किया था। क्रेडिट कार्ड कस्टमर को एक प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है जिसका यूज हम शॉपिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट स्कोर बैंक उसके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे या मंथली इनकम के बेसिस पर आधारित करता है कि कितना आपका ट्रांजैक्शन है, उसके बेसिस पे आपको अमाउंट लिमिट कितना मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड भी एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो हमारे अकाउंट से लिंक होता है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है डेबिट कार्ड आपके सेविंग या करंट अकाउंट से लिंक होता है। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक एक कार्ड जारी करता है जिससे आप ATM और POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से आप पैसे का भुगतान कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड से आप केवल उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं जितना कि आपके करंट या फिर सेविंग अकाउंट में पैसा होगा। मीन्स जितना आपके पास खाते में पैसा है उतना ही खर्च कर सकते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जो एक हमको लिमिट मिल जाती है, जो हमारे अकाउंट में नहीं होता उतना पैसा हम कभी भी खर्च कर सकते हैं। तो ये सिंपल बेसिक डिफरेंस है कि क्रेडिट कार्ड क्या है, एक प्रकार से बैंक से लोन लेते हैं, जबकि डेबिट कार्ड क्या है, हमारे खाते में जितना पैसा जमा होता है उसी को हम यूज कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन के रूप में पेमेंट करना हो, चाहे ATM कार्ड से पैसा निकालना हो या फिर कहीं पे आप शॉप पे पेमेंट करना हो, तो इन सारी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई डेबिट कार्ड के बारे में। बाकी यहाँ पे डेबिट कार्ड के बारे में और बताया गया है। डेबिट कार्ड में क्या है, 16 अंक होते हैं और इसमें पीछे 3 डिजिट दिए गए होते हैं जो वेरिफिकेशन के लिए होते हैं, और इसमें 4 डिजिट का एक पिन होता है। ठीक है, तो जब भी आप कहीं ATM के माध्यम से पैसा निकालते हैं या फिर कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपसे पिन मांगा जाता है, और जब आप पिन एंटर करते हैं तभी आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो पाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो बताया गया है यहाँ पे ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या होता है? बेसिकली जैसे हम लोग वॉलेट रखते हैं, फिजिकल वॉलेट, उसमें पैसे रखते हैं। अब चूंकि ट्रेंड बदल गया है तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन करना पसंद करता है। बहुत सारा पैसा लेकर के चलना भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, आप इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल का यूज करके आप वॉलेट के माध्यम से भी पैसे का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई। ई वॉलेट एक ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट है जिसका उपयोग पैसे को डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता होने पर कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, और यह एक रियल वॉलेट का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप माना जाता है जिसका यूज कस्टमर द्वारा तुरंत सुरक्षित रूप से ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। और ये वॉलेट की सर्विस कई सारी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, पेजैप हो गया, ठीक है, या फिर गूगल पे हो गया। तो इन सारी जगहों वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है जहां पे हम अपने वॉलेट में पैसा स्टोर कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन कहीं पे भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वॉलेट के रूप में, और वॉलेट ऑलमोस्ट हमें लगता है कि आप सबने यूज भी करा होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वॉलेट की। तो वॉलेट हमारे क्लोज वॉलेट, ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और सेमी ओपन वॉलेट होते हैं। चलिए और आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया POS क्या होता है। POS का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल है। यह एक हमारी
हार्डवेयर के रूप में डिवाइस होती है जिसका यूज एटीएम के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रिटेल शॉप पे या फिर पेट्रोल पंप पे जब भी हम पेट्रोल फिल कराते हैं या फिर ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास डिवाइस अवेलेबल होती है। वहाँ पे हमने अपना एटीएम दिया और एटीएम देने के बाद वहाँ पे स्विप किए और वहाँ पे आपसे पिन बोला जा रहा है, जैसे आप पिन डालते हैं और आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और आपका साथ ही में बिल भी प्रिंट होकर के आ जाता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें प्रिंटर भी इनबिल्ड होता है, उसी में थर्मल प्रिंटर उसको कहते हैं, और उसके माध्यम से आपका ट्रांजैक्शन भी हो जाता है, साथ ही में आपका प्रिंट भी निकल आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। इसके माध्यम से सेल किए गए सामान के बिल का पेमेंट किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई तो 1879 में जेम्स रेट्टी के द्वारा की गई थी। पीओएस का यूज करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, ऐसे ही जो डिवाइस है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी होती है। बेसिकली इसका यूज बिल पेमेंट करने के लिए किया जाता है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। तो इंटरनेट बैंकिंग एक सर्विस है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसके माध्यम से आप अपने खाते को चेक कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं, साथ ही में किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैंक से कांटेक्ट करना होता है और बैंक में जाकर के एक एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन देने के बाद में आपको बैंक के द्वारा एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो आईडी पासवर्ड हो सकता है आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाए या फिर आपको डाक द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। जब आपको इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो उसको आप इजीली कभी भी अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप बहुत सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, किसी को फंड ट्रांसफ़र करना हो, बिल पेमेंट करना हो या फिर मोबाइल रिचार्ज करना हो या फिर अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना हो, एटीएम कार्ड नया अप्लाई करना हो, तो इस टाइप की बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका आप आसानी से लाभ उठा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं तो इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जब भी हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे कई सारे मोड हैं, जैसे कि आपका NEFT हो गया, RTGS हो गया या फिर IMPS हो गया। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले NEFT मोड। ये क्या होता है? तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये एक सर्विस है जो 24/7 अवेलेबल रहती है। इसके माध्यम से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें खास बात यह है कि जब भी हम एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमको कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होता है। साथ ही में क्या है कि इसमें जब भी हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो एक खाते से तुरंत दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। बेसिकली ये जो सर्विस है इसमें कई सारे ट्रांजैक्शंस को आधे आधे घंटे के बाद में सेटल्ड करना होता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप इसमें पढ़ सकते हो। NEFT एक नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप बिना बैंक जाए इलेक्ट्रॉनिकली रूप से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल सर्विस है। और यहाँ पे आगे बताया गया है इसमें भी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका बेनिफिशियरी का नाम मीन्स अकाउंट होल्डर का नाम क्या है और अकाउंट नंबर प्लस साथ ही में IFSC कोड पता होना चाहिए, तभी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि पैसा एक खाते से तुरंत दूसरे खाते में नहीं सेंड होते हैं, बस थोड़ा सा कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें बताया कई सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ में सेटल्ड किया जाता है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है अगला जो ट्रांजेक्शन का मोड है वो कौन सा है? RTGS। RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें क्या है कि मिनिमम लिमिट फिक्स कर दी गई, 2 लाख से नीचे ट्रांसफर आप नहीं कर सकते और बाकी अपर लिमिट की कोई बात नहीं है, अपर लिमिट कोई भी हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। RTGS फंड ट्रांसफर मेथड है जिसके माध्यम से बिना किसी देरी से रियल टाइम में पैसा एक खाते से दूसरे खाते में सेंड किया जाता है। RTGS सर्विस की शुरुआत मार्च 2004 में RBI के द्वारा की गई थी। RTGS सर्विस प्रेजेंट टाइम में मंडे से सैटरडे, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छोड़ करके सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अवेलेबल रहती है। RTGS के माध्यम से ट्रांसफर की जाने वाली मिनिमम लिमिट 2 लाख है और कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं है। मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम लिमिट फिक्स कर दी गई है, 2 लाख से नीचे आप RTGS नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई RTGS की बात। अब हम बात करने वाले हैं IMPS मोड के बारे में। तो IMPS एक ट्रांजेक्शन्स का मोड है, जैसे RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और या फिर हम NEFT मोड के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे IMPS के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस का मोड होता है। IMPS का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ये सर्विस 24/7 अवेलेबल है और बाकी ये काफ़ी हेल्पफुल सर्विस है। ये रियल टाइम में एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करती है, लेकिन यहाँ पे हमको ट्रांजैक्शंस का एक चार्ज देना होता है। बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस
समथिंग सेम ही है। ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा अगर किसी खाते में भेजना है तो उसके लिए सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम, साथ ही में IFSC कोड और अकाउंट नंबर हमें पता होना चाहिए, तभी हम पैसा एक खाते से दूसरे खाते में सेंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो MMID और मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए, इसके माध्यम से भी आप दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो MMID क्या होता है? एक 7 अंकों की संख्या होती है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो बात होगी ट्रांजैक्शंस के मोड के बारे में, NEFT, RTGS या फिर IMPS, किसी के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बताया गया ऑनलाइन बिल पेमेंट। अब ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस है? तो ऑनलाइन बिल कैसे पेमेंट करना हो, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी हम ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया गया ऑनलाइन बिल पेमेंट के बारे में। ऑनलाइन बिल पेमेंट कस्टमर को डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से अपनी उपयोगिता भुगतान मीन्स ऑनलाइन करने के लिए प्रोवाइड करने वाली एक सुविधा है। तो ऑनलाइन बिल पेमेंट क्या है कि अगर मान लीजिए आज की डेट में हमको मोबाइल रिचार्ज करना है या फिर डिश रिचार्ज करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, तो इस टाइप से बहुत सारे बिल हैं जो हमको ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करने होते हैं। तो कई तरीके के आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। देखो यहाँ पे बताया गया है, जैसे लाइट का बिल हो गया या फिर मोबाइल बिल हो गया, वाटर टैंक बिल हो गया, इंश्योरेंस पेमेंट हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे जो बिल हैं इनको हम आसानी से अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन बिल पेमेंट का संचालन तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही में आप ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। UPI के माध्यम से ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कई सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके इंटरनेट बैंकिंग के बारे में हो गई, और जो ट्रांजैक्शंस के मोड हैं ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। तो देखते हैं और कोई टॉपिक है इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है, ई-वॉलेट क्या होता है, POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल, ये डिवाइस क्या होता है, और साथ ही में हमने बात करी इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई। NEFT मोड क्या है, RTGS और IMPS मोड क्या है, तीन सारे ट्रांजैक्शंस मोड के बारे में भी हमने बात कर ली, और साथ ही में ऑनलाइन बिल कैसे पेमेंट करना होता है, तो इस टॉपिक पे हमने बात कर ली। और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और अपनी आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।